गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सिद्धार्थ स्कूल डोरसर की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कक्षा 10 की साइंस के बारे में और यहाँ पे आज अपना नया टॉपिक चलेगा, वो है ह्यूमन सिस्टम अर्थात मानव तंत्र के बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। अब मानव के अंदर कई प्रकार के अंग तंत्र पाए जाते हैं और कई प्रकार के अंग तंत्र में यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है आपके पाचन तंत्र। क्या होता है? पाचन तंत्र। ठीक है ना। देखो यहाँ पे आप सबको पता है कि मानव क्या होता है, बहुकोशिकीय जीव होता है। बहुकोशिकीय का मतलब होता है कि करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर के अपने शरीर का निर्माण हुआ है। ठीक है। और इन करोड़ों कोशिकाओं की बाद में हम बात करते हैं कि जैसे कोशिकाएं आपस में समूह बना करके क्या बनाती है, उत्तक बनाती है। उत्तक आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, यहाँ पे अंग बनाते हैं और अंग आपस में मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और अंग तंत्र क्या बनाता है, शरीर। ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो मानव के अंदर जो सिस्टम, जो तंत्र होते हैं उनके बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे और उसमें सबसे पहले बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अपने शरीर में बहुत सारे ऐसे तंत्र होते हैं, ठीक है, जो किसी न किसी एक विशेष कार्य को पूर्ण करते हैं। जैसे कि पाचन तंत्र का कार्य क्या होता है, भोजन का पाचन करना। पाचन तंत्र क्या करता है, भोजन का पाचन करता है। ठीक है ना। इसके अलावा जैसे कि श्वसन तंत्र होता है, वो क्या करता है, श्वसन की क्रिया करता है। ठीक है। इसके अलावा जो उत्सर्जन तंत्र होता है, उसके द्वारा हम क्या करते हैं कि शरीर के अंदर जो नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ तथा जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालते हैं। इसके अलावा आपके जो परिसंचरण तंत्र होता है वो क्या करता है, रुधिर का परिवहन करता है, अर्थात पूरे शरीर में रुधिर को सप्लाई करने का कार्य करता है। तो यहाँ पे अलग अलग तंत्र के का अलग अलग कार्य होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। तो यहाँ पे हमारे शरीर की जो पाचन अंग तथा पाचक ग्रंथियां मिलकर अंग तंत्र बनाती है। अंग तंत्र बनाती है। अपने शरीर की क्या होती है, पाचक ग्रंथि और पाचक अंग, पाचन अंग। ठीक है ना। जो पाचन करने वाले जो अंग होते हैं वो, और जो पाचक ग्रंथि है, याद रखना कि ग्रंथि और पाचक अंग इन दोनों से ही आपका क्या बनता है, पाचन तंत्र बनता है। ठीक है। और जो पाचन अंग होते हैं अर्थात इन्हें हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ पे आहार नाल। ठीक है ना। तो अपना भोजन का पाचन कहाँ पे होता है, आहार नाल के अंदर होता है। तो याद रखना कि पाचन तंत्र की परिभाषा क्या हो गई कि पाचन अंग तथा पाचक ग्रंथि आपस में मिलकर के क्या बनाती है, पाचन तंत्र का निर्माण करती है। ठीक है। और यहाँ पे पाचन अंग यानी जो अपनी आहार नाल होती है वो आपकी पाचक अंग होते हैं। ठीक है ना। आहार नाल में कई प्रकार के पाचन, जैसे मुख होता है। ठीक है। मुख के बाद में आपकी ग्रास नली होती है, आमाशय होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारे इसके अंदर होते हैं, आहार नाल के अंदर होते हैं, अर्थात इसे सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं पाचन होता क्या है। ठीक है। पाचन का मतलब होता है कि जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है ना। इन जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित किया जाता है। भाई यहाँ पे जटिल पदार्थों को क्या किया जाएगा, सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। तो वो क्रिया क्या कहलाती है, यहाँ पे पाचन कहलाती है। ठीक है ना। अब अपने शरीर के अंदर जो पाचन तंत्र होता है, ठीक है ना, उस पाचन तंत्र में क्या होता है कि हम भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है ना। तो भोजन क्या होता है, जटिल पदार्थ होते हैं। उन जटिल पदार्थों को क्या किया जाता है, सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है या विघटित किया जाता है, वो आपका क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पे आपके जो जटिल पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनको हम किन किन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स आदि पदार्थों को हम पोषण या भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। क्या क्या ग्रहण करते हो, कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हो,
वसा ग्रहण करते हो, प्रोटीन ग्रहण करते हो, विटामिन ग्रहण करते हो। ठीक है, ये आपके भोजन के अवयव है। ये क्या है? भोजन। अपने भोजन के अंदर ये सभी पदार्थ मौजूद होते हैं, तभी हम क्या रह पाते हैं? स्वस्थ रह पाते हैं। ठीक है, इनमें से किसी एक पदार्थ की कमी हो जाती है तो हम अपने आप को क्या फील करते हैं? अस्वस्थ फील करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने इससे पहले वाले फर्स्ट लेसन पढ़ा था जो मानव स्वास्थ्य वाला, उसमें हमने पढ़ा था कि जब मान लीजिए कि अपने भोजन में लंबे समय तक किसकी कमी हो जाती है? प्रोटीन की। किसकी कमी हो जाती है? प्रोटीन की। तो प्रोटीन की कमी होने से हमारे में प्रोटीन की कमी के रोग हो जाते हैं, होते कि नहीं? ठीक है, और प्रोटीन की कमी के 2 प्रकार के रोग प्रमुख हैं। ठीक है, एक तो कौन सा होता है? मेरस्मस, ठीक है ना, और दूसरा है क्वाशीओरकोर। ये 2 प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग है। ये फर्स्ट लेसन में था आपने, और फर्स्ट लेसन में जब प्रोटीन की कमी के रोग पढ़े थे तो 2 प्रमुख रोग होते हैं, एक तो मेरस्मस, एक होता है क्वाशीओरकोर। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि अपने भोजन के अवयव कार्बोहाइड्रेट होती है, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ये सारे अपने भोजन के अवयव होते हैं। इनमें से किसी एक की कमी होना मतलब हम उस कमी के रोग के शिकार हो जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अपने जो जटिल पदार्थ ये कार्बोहाइड्रेट, वसा, इनको किस में तोड़ा जाता है? सरल पदार्थों के अंदर विघटित किया जाता है। ठीक है ना, और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। ठीक है, तो पाचन तंत्र में जो आपके पाचक अंग और ग्रंथियां होती है वो पाई जाती है। ठीक है ना, अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि जो पाचक अंग है। ठीक है, तो पाचक अंग सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? आहार नाल। क्या कहलाते हैं? आहार नाल। तो उसके बारे में देखो यहाँ पे पाचन अंग, ठीक है ना, जिसे सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? आहार नाल। याद रख लेना कि अपने शरीर में जो पाचक अंग होते हैं, ठीक है, उन्हें सम्मिलित रूप से क्या कह सकते हैं हम? यहाँ पे आहार नाल कहते हैं। ठीक है, तो अपनी जो आहार नाल होती है, मानव की जो आहार नाल होती है, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है? मुख से लेकर के कहाँ तक? गुदा तक पाई जाती है। मुख से गुदा तक अपनी आहार नाल पाई जाती है। याद रखना कि अपनी आहार नाल कहाँ से शुरू होती है? मुख से लेकर के गुदा तक पाई जाती है। अर्थात जो बड़ी आंत्र होती है उसके अंतिम छोर तक ये क्या होती है? अपनी आहार नाल पाई जाती है। ठीक है, और मानव आहार नाल की लंबाई लगभग होती है 9 मीटर होती है। मानव आहार नाल कितनी होती है? लगभग 9 मीटर लंबी होती है। अपनी आहार नाल कितनी होती है? 9 मीटर लंबी होती है। ठीक है, तो जो ये 9 मीटर लंबी आहार नाल होती है, ठीक है, ये किस प्रकार से एडजस्ट हो रखी है उसके बारे में देखो। यहाँ पे जो आपकी 9 मीटर लंबी जो आहार नाल होती है, ठीक है, ये किस प्रकार से एडजस्ट होती है? ठीक है, ये क्या होती है कि कुंडलित रूप में होती है। किस रूप में होती है? कुंडलित रूप में। याद रख लेना कि अपनी आहार नाल 9 मीटर लंबी है, फिर भी अपने जैसे 5, 5.5 या 6 फीट हाइट के जो शरीर होता है, इतना ही होता है, उसके अंदर एडजस्ट क्यों होती है? क्योंकि ये कुंडलित रूप से रहती है, कुंडलित रूप में रहती है, अर्थात कुंडलन पाए जाते हैं, तभी तो अपने शरीर में ये क्या रहती है? एडजस्ट रहती है। ठीक है, आप जानते हो 9 मीटर, अब 1 मीटर की लंबाई इतनी होती है तो इतनी जोड़ लो 9 मीटर, जबकि अपना शरीर की हाइट कितनी होती है? अपनी टोटल हाइट कितनी होती है? 5, 5.5, 6 इतनी होती है औसतन। ठीक है ना, लेकिन फिर भी यहाँ पे 9 मीटर लंबी एडजस्ट है। क्यों? क्योंकि ये किस रूप में होती है? कुंडलित। अर्थात कुंडलित जानते हो ना, ऐसे कुंडलन के रूप में, ऐसे ऐसे। ठीक है, तभी ये क्या हो पाती है? अपने शरीर में एडजस्ट हो पाती है। ठीक है ना, इसके अलावा जो आपकी आहार नाल होती है, ठीक है, ये क्या करती है कि आपकी जो भोजन होता है, ठीक है, उसका पाचन का कार्य करती है। तो आहार नाल होती है, उसके 3 प्रमुख कार्य होते हैं। ठीक है ना, 3 प्रमुख कार्य, एक तो जो भोजन होता है उसका सरल करके उसका पाचन करना। तो आहार नाल के कार्य के बारे में बात करते हैं। आहार नाल के कार्य, ठीक है ना, अब 3 कार्य होते हैं। फर्स्ट कार्य तो क्या होगा कि यहाँ पे भोजन को सरल बनाकर पाचन करना। अपनी आहार नाल क्या करती है?
भोजन को सरल बनाएगी। सरल का मतलब जो जटिल भोजन होगा उसको सरल रूप में, अर्थात भोजन को छोटे छोटे खंडों में बदलने का कार्य, ठीक है। फिर सरल बनाकर उसका क्या करेगी, पाचन, ठीक है। फिर पचित भोजन से अवशोषण, दूसरा आहारनाल का कार्य है कि जो भोजन पचित हो जाता है, अर्थात जिस भोजन का पाचन हो जाता है, उस पचित भोजन का क्या होता है, फिर अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण, ठीक है ना। और तीसरा जो कार्य यहाँ पे रहेगा वो क्या है कि तीसरा कार्य होता है कि ये क्या करती है कि जो अपशिष्ट होता है, ठीक है ना, वो क्या होती है, बाहर निकालने का कार्य। तो आहारनाल के द्वारा, आहारनाल क्या करती है, अपशिष्ट को मल द्वार तक यानी अपशिष्ट को गुदा तक भेजती है, गुदा तक भेजती है, ठीक है। और गुदा से अपशिष्ट पदार्थ को क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। तो तीन बातें याद रख लेना कि अपनी आहारनाल मतलब अपने पाचन अंग सारे मिलकर के आहारनाल ही कहलाते हैं, जो कहाँ से, मुख से शुरू है और गुदा तक पाई जाती है। उसके तीन कार्य होते हैं, भोजन को सरल बना करके पाचन करना, फिर पचित भोजन से क्या करना, अवशोषण करना, अवशोषण करने के बाद में उस अपशिष्ट को क्या करना, शरीर से बाहर मतलब मल द्वार तक भेजना। वो क्या, किसका कार्य होता है, अपनी आहारनाल का कार्य। अब देखो अपनी आहारनाल के भाग कौन कौन से, अपनी आहारनाल में किन किन को सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं आहारनाल के, भाग, ठीक है ना। अब आहारनाल के भाग में एक तो होता है आपके सबसे पहले मुख, जो आप सबसे बाहर की ओर देखते रहे होते हो ना, दो फोटो के बीच में, दो लिप्स के बीच में जो यहाँ पे आपके खुला जो छिद्रनुमा संरचना होती है उसे क्या कहते हैं, मुख कहते हैं, ठीक है ना। अर्थात ये कोटरनुमा अंग होता है, ठीक है ना। इसके पीछे जो मुख के पीछे वाला भाग होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, मुख गुहा। क्या कहलाता है, मुख गुहा। मुख के पीछे वाला क्या भाग क्या कहलाएगा, मुख गुहा कहलाता है, अर्थात बकल कैविटी, मुख गुहा कहलाता है। मुख के पीछे वाला भाग क्या कहलाएगा, मुख गुहा कहलाता है, ठीक है ना। इसके अलावा मुख गुहा के पीछे वाला भाग कहलाता है यहाँ पे ग्रसनी। क्या कहलाता है, ग्रसनी। इधर सही तरीके से लिख देता हूँ उनको। यहाँ पे आहारनाल के भाग, इसमें सबसे पहले मुख, फिर मुख गुहा। अब मुख गुहा जिस नलिका जैसी संरचना में खुलती है उसे क्या कहते हैं, ग्रसनी। क्या कहते हैं, ग्रसनी। ग्रसनी के बाद में ग्रासनाल यानी ग्रसिका। ग्रासनाल का दूसरा नाम क्या है, ग्रसिका। ग्रसिका के बाद में यहाँ पे बात करते हैं आपके आमाशय। क्या होता है, आमाशय। आमाशय के बाद में यहाँ पे बात करते हैं छोटी आंत्र। क्या होती है, छोटी आंत्र, ठीक है। छोटी आंत्र के बाद में क्या होती है, बड़ी आंत्र। क्या होती है, बड़ी आंत्र। बड़ी आंत्र के बाद में यहाँ पे मलाशय। क्या होता है, मलाशय। और लास्ट में क्या रहेगा, यहाँ पे गुदा। क्या रहेगा, गुदा। तो ये अपनी आहारनाल के भाग होते हैं, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा, ठीक है। तो अपनी आहारनाल कहाँ से कहाँ तक होती है, मुख से गुदा तक। इसकी लंबाई कितनी होती है, लगभग 9 मीटर। कितनी होती है, 9 मीटर, ठीक है ना। याद रख लेना कि मानव की आहारनाल की लंबाई 9 मीटर होती है जो मुख से। और अपनी आहारनाल का मुख्य कार्य क्या होता है, पाचन करना। क्या होता है, पाचन। अर्थात जो हम भोजन खाते हैं ना उसका पाचन कौन करती है, आहारनाल करती है, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा कार्य होता है कि पचित भोजन, जो भोजन का पाचन हो चुका है उससे जो अवशोषण का कार्य वो भी कौन करती है, आहारनाल ही करती है। पचित भोजन से अवशोषण का कार्य भी कौन करती है, आहारनाल ही करती है। इसके अलावा जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है उसको शरीर से बाहर भी कौन करती है, यहाँ पे आहारनाल ही करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये अपनी आहारनाल के भाग हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे प्रत्येक भाग के बारे में यहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में, मुख के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो होस्ट के बीच में, ठीक है, जो दरार नुमा छिद्र होता है, दो होस्ट
होस्ट यानी होठ, ठीक है ना। लिप्स, दो लिप्स के मध्य दरार नुमा छिद्र को क्या कहते हैं? मुख कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख कहते हैं। दो होस्ट के मध्य जो दरार नुमा छिद्र होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? मुख कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस मुख को आहार नाल का अग्रभाग माना जाता है। मुख को आहार नाल का क्या माना जाता है? अग्रभाग माना जाता है। अब मुख के बारे में तो आप सब जानते हो, ठीक है ना। अब इस मुख के जस्ट पीछे वाला, यहाँ से पीछे वाला जो भाग, मतलब जो अपना मुख का अंदर का भाग होता है, ये तो बाहर का भाग हो गया, इसके जस्ट पीछे वाला भाग क्या कहलाता है? मुख गुहा। क्या कहलाता है? मुख गुहा। याद रख लेना, मुख के जो दरारनुमा छिद्र होता है उसके जस्ट पीछे वाला भाग मुख गुहा कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुख के पीछे वाला भाग क्या कहलाता है? आपके मुख गुहा। अब याद रखना, देखो मुख गुहा के अंदर क्या क्या संरचना होती है। अपने मुंह के अंदर की संरचना बताता हूँ। देखो अपने मुख गुहा के अंदर क्या क्या होते हैं? एक तो होते हैं आपके टिट, अरे दांत है कि नहीं मुंह के अंदर, है ना, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरी है आपकी जिह्वा, जीभ है कि नहीं है। इसके अलावा आपके जो तालू, तालू जानते हो ना, तालू होता है जो ऊपरी भाग होता है ऊपरी तालू, ठीक है। नीचे वाला होता है निचला तालू, ठीक है ना। नीचे वाला तालू, ऊपर वाला तालू, ठीक है। तो यहाँ पे तालू होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे, इसके अलावा जो नीचे वाला भाग रहेगा उसको हम जिह्वा फर्श भी बोल सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा हम यहाँ पे चौथी बात करते हैं किसके बारे में? ये हो गया, ये हो गया। इसके अलावा लार ग्रंथि, क्या होती है? लार ग्रंथि। ये चार प्रकार की संरचनाएं किसके अंदर पाई जाती है? मुख गुहा के अंदर। किसके अंदर पाई जाती है? मुख गुहा के अंदर ये चार प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि सबसे पहले बात करेंगे दांत के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? दांत के बारे में, ठीक है। तो अपने मुख के अंदर होते हैं वो चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? चार प्रकार के। अब चार प्रकार के दांत आप लोगों को पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं, ठीक है। चार प्रकार के दांतों में एक होते हैं आपके कृंतक। कौन से होते हैं? कृंतक। दूसरे होते हैं रदनक। तीसरे होते हैं अग्रचर्वणक। और चौथे प्रकार के होते हैं चवर्णक। ये चार प्रकार के आपके क्या होते हैं? दांत पाए जाते हैं, ठीक है। और चार प्रकार के दांतों में हम यहाँ पे बात करते हैं जो कृंतक, जो सामने वाले दांत होते हैं जो भोजन को काटने का कार्य करते हैं वो तो कृंतक होते हैं। रदनक होते हैं भोजन को चीरने फाड़ने वाले, ठीक है ना। अग्रचर्वणक और चर्वणक होते हैं भोजन को पीसने वाले। तो ये चार प्रकार के दांत आपको याद रखने हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। जो चार प्रकार के दांत होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? मुख गुहा के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर? मुख गुहा के अंदर ये सब पाए जाते हैं। और मानव के, एक वयस्क मानव के अंदर प्रत्येक जबड़े में 16 दांत होते हैं। वयस्क मानव में एक प्रत्येक जबड़े में क्या होते हैं? 16 दांत पाए जाते हैं। एक जबड़े के अंदर कितने होते हैं? 16। इस तरीके से दोनों जबड़ों के अंदर हमारे में कितने हो गए? 32। भाई जबड़े दो होते हैं, एक तो ऊपरी जबड़ा और एक क्या होता है? निचला जबड़ा, ठीक है। तो ऊपरी जबड़ा होता है, ठीक है, और एक निचला जबड़ा। तो दोनों जबड़ों के अंदर दांतों की संख्या टोटल कितनी रहेगी? 32 होती है। इसके अलावा अपनी मुख गुहा के अंदर जिह्वा होती है, ठीक है। तो जिह्वा क्या होती है कि यहाँ पे जो जिह्वा होती है वो पेशियों से बना हुआ अंग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जिह्वा क्या होती है कि मुख गुहा के पृष्ठ भाग में क्या होता है कि फेनुलम लिंगुअम होता है, ठीक है, उसके द्वारा जुड़ी होती है। तो यहाँ पे ये क्या होती है कि मुख गुहा की, इसके बारे में देखो कि ये क्या होती है? मुख गुहा के पृष्ठ आधारी भाग पर, आधारी भाग पर किससे जुड़ी होती है? फेनुअम, फेनुलम लिंगुअम, फेनुअम लिंगुअल से जुड़ी रहती है। इस संरचना के द्वारा जिह्वा क्या होती है? अपने मुख गुहा के आधारी भाग से क्या होती है? जुड़ी हुई रहती है, ठीक है ना। इसके अलावा अपनी जो जिह्वा होती है, ठीक है, उस जिह्वा के ऊपर क्या पाई जाती है? स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। जिह्वा के ऊपर क्या पाई जाती है? स्वाद कलिकाएं, ठीक है।
और जो ये स्वाद कलिकाएं होती है ये भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाने का कार्य करती है। ठीक है, अब तभी तो क्या होता है कि भोजन के विभिन्न स्वाद, जैसे कि आप खट्टा, नमकीन, ठीक है ना, कड़वा, ये सब फील कर पाते हो, क्योंकि अपनी जीवा के अंदर क्या पाई जाती है, जीवा के ऊपर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये क्या होता है कि जीवा पाई जाती है। तालु, ऊपरी तालु कठोर होता है, नीचे वाला तालु क्या होता है, कोमल होता है। ठीक है, फिर आगे आता है कि सलाइवरी ग्लैंड, अपनी मुख गुहा के अंदर क्या होती है, लार ग्रंथि पाई जाती है, जो क्या स्रावित करती है, लार का स्राव करती है। ठीक है, और लार स्रावित होती है मुख गुहा के अंदर, तभी तो क्या होता है कि भोजन लसलसा हो जाता है। रही बात बाकी की तो वो कल के लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।